हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी इंस्टीट्यूट पर। यह वीडियो यूपी स्पेशल का है और इसमें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको इस वीडियो में मिलेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा हो या आरओ की परीक्षा हो, एआरओ की परीक्षा हो, या उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इलाहाबाद से संबंधित परीक्षा हो, या कोई भी उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी विभाग की परीक्षा हो, अगर उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, जहां पर आपको समय समय पर अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू। उत्तर प्रदेश एक नज़र में। अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या इलाहाबाद हाई कोर्ट या अन्य किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश एक नज़र में। उत्तर प्रदेश का मैप, जिसके उत्तर में उत्तराखंड तथा नेपाल की सीमाएं स्पर्श करती हैं, और अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में 3 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। पहला दिल्ली, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान। और अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में यहाँ पर देखिए बिहार की सीमा और थोड़ी सी झारखंड की भी सीमा उत्तर प्रदेश में स्पर्श कर रही है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है, और अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो भी यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। तो ये सीमा का यहाँ से आप विभाजन देख सकते हैं और किस किस राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श कर रही है इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। स्पर्शी सीमाएं उत्तर प्रदेश की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व दिशा में बिहार और झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श कर रही है। पश्चिम दिशा में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी सीमा स्पर्श करती है। उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है, और दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। अगर उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ व 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक इसकी अक्षांशीय स्थिति है। अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जलवायु आपकी समशीतोष्ण जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगर उत्तर प्रदेश के ज़िले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य दिवस मनाया जाता है। वह कब मनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? याद रखिएगा, बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश में राजकीय पक्षी की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 908 है, 1000 पुरुष पर 908। और जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 828 का जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हैं। जो 80 सांसद हैं वो यहाँ से उत्तर प्रदेश से संसद में जाते हैं, और राज्यसभा सीटें हैं 31। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राज्यपाल की अगर बात करें तो श्री आनंदीबेन पटेल जी हैं, जिन्होंने सितंबर 2019 में राज्यपाल के पद का कार्यभार संभाला था। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियां अगर बात करते हैं तो गंगा, यमुना, घाघरा जिसको सरयू भी बोलते हैं, चंबल, सोन, बेतवा, बेन और शारदा नदी, यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं जिनका बहाव उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज क्या है तो आपका कोयला है, तांबा है, डोलोमाइट है, बॉक्साइट है, सिल्का है, सिल्का बालू,
चूना पत्थर है, रॉक फॉस्फेट और संगमरमर और जिप्सम, ये इसके प्रमुख खनिज हैं। ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त किए जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में इस प्रदेश को ब्रह्मऋषि अथवा मध्य देश के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज शासकों ने आगरा और अवध दो प्रांतों को मिलाकर संयुक्त प्रांत बनाया था। तो 1935 में इसे संयुक्त प्रांत कहा गया। अंग्रेजों ने दो प्रांत थे, एक आपका अवध और दूसरा आगरा, दोनों को मिलाकर के संयुक्त प्रांत बना दिया गया था और 1935 में इसे संयुक्त प्रांत कहा गया। लेकिन 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया तथा 9 नवंबर 2000 को इसके उत्तरी जो उत्तर दिशा में इसके कुछ भूभाग थे उनको काट करके एक अलग राज्य बना दिया गया, जिसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है आजकल। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला सीतापुर है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। दोनों में अंतर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अगर अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो सीतापुर और अनुसूचित जनजाति की अगर बात करेंगे तो सोनभद्र हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला आपका बागपत है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है। यहाँ पर दोनों का आंसर बागपत ही है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, यहाँ पर दोनों का बागपत हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का जो न्यूनतम है यहाँ पर। उसके बाद में अगर बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किस जिले की है, तो यहाँ पर इलाहाबाद आ जाएगा। इलाहाबाद की जो जनसंख्या है सर्वाधिक ग्रामीण है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर की सब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की अगर बात करें तो गाजियाबाद है और न्यूनतम नगरीय संख्या की बात करें तो श्रावस्ती है। अब गंगा के किनारे कौन कौन से प्रमुख नगर बसे हुए हैं उनकी भी बात अगर करें तो गढ़मुक्तेश्वर है, राजघाट जो कि आपका नरौरा में है, सोरो, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और कानपुर, ये सभी गंगा के किनारे बसे हुए नगर हैं। अगर यमुना के किनारे बसे नगर की बात की जाए तो मथुरा, वृंदावन, आगरा, कालपी, कौशाम्बी और बटेश्वर, ये सारे के सारे आपकी यमुना नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं। गोमती नदी के किनारे की अगर बात करें तो गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ बसा हुआ है, सुल्तानपुर बसा हुआ है और जौनपुर बसा हुआ है। घाघरा की अगर बात की जाए तो घाघरा को सरयू नदी के भी नाम से जाना जाता है और सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसी हुई है। अब उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो वन क्षेत्र की अगर बात करें तो 9.06% इसका भूभाग है जहाँ पर वन क्षेत्र है, जो कि करीब 21,833 किलोमीटर का वन क्षेत्र का एरिया उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब मिर्जापुर से कौन कौन से खनिज हमें प्राप्त होते हैं, तो एंडलसाइट, संगमरमर, कोयला, चूना पत्थर और डोलोमाइट। डोलोमाइट आपका बांदा से भी मिलता है। ये सारे के सारे आपके मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं। अगर इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद से आपके कौन से खनिज मिलते हैं, तो सिल्का बालू जो है आपके इलाहाबाद से प्राप्त होती है। ललितपुर से आपका तांबा प्राप्त होता है। बांदा व वाराणसी से आपका बॉक्साइट प्राप्त होता है और झांसी व हमीरपुर से आपका पायरोफिल्साइट, ये खनिज आपका प्राप्त होता है। जल विद्युत केंद्र की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मोहम्मदपुर जल विद्युत केंद्र है, खतिया जल विद्युत केंद्र है, पथरी जल विद्युत केंद्र है, रिहंद जल विद्युत केंद्र है, माता टीला जल विद्युत केंद्र है, ओबरा जल विद्युत केंद्र है, छिबड़ू जल विद्युत केंद्र है आपका, कुलहल जल विद्युत केंद्र है, रामगंगा जल विद्युत केंद्र है, छिल्ला जल विद्युत केंद्र है और मनेरी भाली आपका जल विद्युत केंद्र है। अगर ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र, पनकी ताप विद्युत केंद्र, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, पारीक्षा ताप विद्युत केंद्र, अपाड़ा ताप विद्युत केंद्र, टांडा ताप विद्युत केंद्र, ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र। अगर परमाणु विद्युत योजना की बात करें तो नरोरा परमाणु विद्युत योजना, जो कि आपके बुलंदशहर में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में चरकुला, चरमा, पंडव, थारू, पाईडंडा, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में 5वां स्थान है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक
उच्च पहाड़ी आपकी सोनाकार है। और उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कंकड़ीले क्षेत्र वाले स्थानों में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भूभाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड। अब दक्षिणी भाग अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का, मैंने आपको बताया है कि दक्षिणी भाग जो है उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कहाँ से टच करती है? मध्य प्रदेश। तो उधर जो आपका दक्षिणी भाग का जो इसका प्राचीनतम भूभाग हो जाएगा वो आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बात करेंगे सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? तो आपके गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में किस जिले में होती है? तो न्यूनतम वर्षा उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में होती है। यहाँ पर तेल शोधक कारखाने भी हैं मथुरा में, ये भी ध्यान रखिएगा। और जिसकी वजह से आगरा का जो ताजमहल है वो उसका कलर जो है फेड हो रहा है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। यानी जब भी ठंड होती है तो इसका तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। यानी आपका उत्तराखंड से जो सीमा है वहाँ से प्रारंभ होता है और मध्य प्रदेश की जो सीमा है उधर की तरफ बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा किस मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। कबीर पंथियों का पवित्र स्थल कहाँ पर है? जो कबीर पंक्ति थे उनका पवित्र स्थल कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, उनका पवित्र स्थल बस्ती में है। सारनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो सारनाथ का मंदिर आपका वाराणसी के निकट बना हुआ है। कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त डिजाइन, जिसको कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड भी बोलते हैं, परियोजना का कौन सा नगर केंद्र है? तो कैड परियोजना का नगर जो केंद्र है वह है कानपुर। कानपुर कैड परियोजना का केंद्र है, याद रखिएगा। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? तो महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास के द्वारा की गई थी। काशी की स्थापना दिवोदास, याद रखिएगा, बस सुनते जाइए आपको याद होता जाएगा। काशी की स्थापना दिवोदास। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। काशी को विशेष क्षति किसने पहुंचाई थी? तो हूण नेता तोरमाण थे जिन्होंने काशी को क्षति पहुंचाने का कार्य किया था। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया उन्होंने? तो सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। मौर्य युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था, जो एशिया से भी जुड़ा था? तो वो मथुरा था आपका। वो नगर कौन सा था? मथुरा नगर था। अशोक का 14वां बृहद शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालसी से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अशोक का 14वां बृहद शिलालेख कालसी से प्राप्त होता है, कालसी से प्राप्त होता है। कुशीनगर गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो कुशीनगर गणराज्य की राजधानी मल्ल थी। ये आपका जब मगध राज का जब उत्कर्ष होता है उससे संबंधित प्रश्न है। तो कुशीनगर गणराज्य की राजधानी मल्ल थी। हर्षवर्धन के समय कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था? तो हर्षवर्धन के समय कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ पर है? तो आपका देवगढ़ में स्थित है। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्रयाग से प्राप्त होता है। बांसखेड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? बांसखेड़ा अभिलेख आपका हर्षवर्धन से संबंधित है। बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन, याद रखिएगा, हर्षवर्धन से बांसखेड़ा अभिलेख संबंधित है। रुहेलखंड का संस्थापक कौन है? तो अली मोहम्मद खां जी रुहेलखंड के संस्थापक है, जिन्होंने स्थापना की थी रुहेलखंड की। बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी, वह किस शैली की थी? तो मथुरा कला शैली की वह मूर्ति बनी हुई थी। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल की जन्मभूमि कहाँ है? तो श्रावस्ती में है, याद रखिएगा। मक्खली गोसाल जी की जन्मभूमि श्रावस्ती है। अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? अयोध्या अभिलेख धनदेव जी के द्वारा प्रचलित करवाया गया था। भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट किसे जाना जाता है? ययाति को भारत का
प्रथम चक्रवर्ती सम्राट जाना जाता है? ययाति को प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भारत का जाना जाता है। किस नदी का जल द्वारा अब नालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण हुआ? इसका आंसर हो जाएगा चंबल। चंबल, बेन, केतवा ये सभी आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। गोमती गंगा के मैदानी भाग से निकलती है, यानी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फूलर झील से ये गोमती नदी वहां से निकलती है, उसका उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश में जाना पाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी, अगर प्रश्न पूछा जाता है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का जाना पाव पहाड़ी। मध्य प्रदेश में जाना पाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है? तो इटावा में ये नदी यमुना नदी में मिल जाती है। आपकी नदी चंबल कहाँ से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से। मिलती कहाँ पर है? हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में। तो इससे आपके 3 प्रश्न तैयार होते हैं। पहला, चंबल नदी का ओरिजिन क्या है, यानी उद्गम स्थल क्या है? तो मध्य प्रदेश का जाना पाव पहाड़ी। दूसरा, चंबल नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी में मिलती है? तो आंसर है इसका यमुना। और तीसरा आपका, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती? तो इसका आंसर हो जाएगा इटावा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में क्या कहते हैं? करनाली कहते हैं। यमुना नदी में प्रयाग के समीप कौन सी नदी मिलती है? तो केन नदी। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है, या किस जिले से प्रवेश करती है? तो सहारनपुर। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुस्टोंग हिमनद इसका उद्गम स्थल है। घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? तो नारायणी के नाम से घाघरा नदी नेपाल में जानी जाती है। सुप्रसिद्ध जैन धर्म का पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो गाजीपुर में ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो नैनीताल है इसका उद्गम स्थल। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? यमुना, रामगंगा और गोमती। केरल झील कहाँ पर स्थित है? तो केरल झील आपकी लखनऊ में है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिल जाती है? हमीरपुर। सर्वाधिक लंबी नहर उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो आपकी शारदा नहर है। आप केन, बेतवा, सिंध, चंबल ये सारी नदियां जो है आपकी यमुना की सहायक नदी हैं, तो ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो हरिद्वार से है। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? यमुना नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? पश्चिमी गंगा मैदान। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र होता है, और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र तो पश्चिमी गंगा मैदान में सबसे कम वर्षा होती है। सीमांत कृषक कौन होते हैं? सीमांत कृषक वे होते हैं जिनकी 1 हेक्टेयर से भूमि कम हो, उन्हें सीमांत कृषक कहते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र आपका बाबूगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1 मई 1920 को की गई थी। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ है? पीपरी, मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र बना हुआ है? तो आपका शारदा नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया। काशी किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी, और 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से
केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी तथा यह भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। यह संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर की देखरेख में स्थापित किया गया था। वह भवन का सर विलियम एमर्सन द्वारा डिजाइन किया गया था। भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तानी अकादमी आपकी इलाहाबाद में स्थित है। इसका कार्य क्या है? ये भारतीय भाषाओं का संरक्षण और उसका विकास कार्य के लिए जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विद्यालय हैं? तो 4 कृषि विद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 1975 में। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? 1995 में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? आगरा में। उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1981 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है लखनऊ में। और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये आपके कानपुर में स्थित है। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? आगरा में। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय विकलांग के लिए कहाँ पर है? तो चित्रकूट में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश शासकों द्वारा 1858 में किस कॉलेज के अंतर्गत आधुनिक शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय संस्कृत कहाँ पर है? वाराणसी में। मैथिली गुप्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झांसी में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय कहाँ है? बरेली। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। एरियल डिलीवरी रिसर्च एवं डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड का पठार। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकार व कैमूर किन जिलों में है? मिर्जापुर, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सोनाकार। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पर है? वाराणसी में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी व रायबरेली में स्थित है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन आपका रेणुकूट मिर्जापुर में। चीनी मिट्टी के बर्तन आपकी खुर्जा में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में स्थित है। अपट्रॉन कैपिटल लिमिटेड आपका लखनऊ में स्थित है। उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है जिसकी स्थापना 1986 में की गई। रेशमी साड़ी के कारखाने आपके मेरठ में स्थित हैं और मिट्टी के खिलौने भी आपके मेरठ में बनते हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन 20 जनवरी 1968 को हुआ था। कपड़ा अनुसंधान संस्थान आपका वाराणसी में स्थित है। सीमेंट उद्योग आपका चुनार में स्थित है। चुनार आपका सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। इसी तरीके से आपका दिया सलाई उद्योग के लिए आपका बरेली जाना जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 33.3%, यानी 33.3% भौगोलिक क्षेत्र के भूभाग पर वन होने चाहिए। राज्य वन नीति उत्तर प्रदेश में कब घोषित की गई? 27 दिसंबर 1998 को। वन विभाग की स्थापना कब की गई? 25 नवंबर 1974 को। अब पक्षी विहार के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 13 पक्षी अभ्यारण्य है। सुरहताल पक्षी विहार आपका बलिया में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार आपका बस्ती में स्थित है। कछुआ वन्य जीव विहार आपका वाराणसी में स्थित है। ओखला पक्षी विहार आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार आपका गोंडा में स्थित है। पटना पक्षी विहार आपका एटा में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में स्थित है।
उत्तर प्रदेश में वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र इटावा। विजय सागर पक्षी विहार आपका महोबा हमीरपुर में स्थित है। सहतूती रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र आपका सुभागपुर में स्थित है। रोजा ताप विद्युत परियोजना आपका सहारनपुर में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में जान लेते हैं। सेंसस उत्तर प्रदेश 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पूरे देश की वर्ष 2000 जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश में पूरे देश की वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार 16.51% जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील से अधिक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। महोबा की जनसंख्या सबसे कम है, फिर उसके बाद में चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। ये इनका बढ़ता हुआ क्रम है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है। फिर मुरादाबाद की जनसंख्या इलाहाबाद से कम है। फिर मुरादाबाद से कम गाजियाबाद की जनसंख्या है और गाजियाबाद से कम आपकी आजमगढ़ की जनसंख्या है और आजमगढ़ से कम आपकी लखनऊ की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में बाल जनसंख्या प्रतिशत क्या है? 15.41%। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका जौनपुर है और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।